ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी फोर्स की, यानी कि थ्रस्ट की, एंड दैट थ्रस्ट व्हेन अप्लाइड टू एन एरिया वाज नोन एज प्रेशर। तो वो प्रेशर की जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, दैट इज फॉर सॉलिड। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि फ्लूइड्स में वो प्रेशर कैसे लगता है। फ्लूइड्स मतलब लिक्विड एंड गैस दोनों आ जाएगा। बोथ आर फ्लूइड्स, एनीथिंग दैट कैन फ्लो आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ठीक है, इसको लिखना है, इसमें हेड डाल लो, हेडिंग प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स। पहले फ्लूइड्स क्या होते हैं वो लिखते हैं। दोज सब्सटेंसेस which can flow easily, those substances which can flow easily, those substances which can flow easily are called fluids, are called fluids, are called fluids. Stop. All liquids and gases are, all liquids and gases are fluids. All liquid and gases are fluids. Stop. A solid exert pressure, a solid exert pressure, a solid exert pressure on a surface, on a surface due to its weight, due to its weight. इधर समझना क्या लिखा अपन कि सॉलिड जिस सरफेस में रहता है उस सरफेस में प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर उसके वेट के कारण होता है। जैसे ये बॉटल यहाँ पड़ी है, तो ये इस टेबल पे प्रेशर दे रही होगी बिकॉज इसका कुछ ना कुछ वेट है ना, एंड दैट वेट इज बीइंग अप्लाइड ऑन दैट सरफेस। उसी को तो अपन फोर्स भी बोलते हैं ना। तभी तो वेट का डेफिनेशन का अपन क्या यूज करते थे, इट्स द फोर्स अप्लाइड या एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड, उसको हम क्या बोलते थे, वेट। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्या लिखे अपन, a solid exerts pressure on a surface due to its weight. Full stop. Similarly, the fluids have weight. Similarly, the fluids have weight. Similarly, fluids have weight, and they also exert pressure. And they also exert pressure. And they also exert pressure on the base, on the base and walls of the container, and walls of the container in which they are enclosed, in which they are enclosed. लिक्विड का भी वेट होगा, गैस का भी वेट होगा, इन शॉर्ट फ्लूइड्स का भी वेट होगा। तो उस वेट के कारण वो भी जिस भी कंटेनर में उनको रखा गया होगा, मान लो ये लिक्विड है, इस कंटेनर में इस लिक्विड को रखा गया है, तो ये लिक्विड दोनों तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बेस में भी और साइड वॉल्स में भी। ठीक है, आप यहाँ पे छेद कर दो बॉटल के साइड में, तो पानी बाहर आया कि नहीं, वो पानी बाहर कर रहा है बिकॉज ऑफ प्रेशर। यहाँ पे इतना ज्यादा पानी होगा, यहाँ पे इसके वेट के कारण ये पानी को प्रेशर लग रहा होगा, वो पानी बाहर आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करके दिखाऊं कि मैं एक छेद यहां कर रहा हूं और दूसरा छेद यहां, समझ रहे हो, एक छेद यहां दूसरा छेद यहां, दोनों से पानी बाहर आएगा, पर नीचे वाले से छेद में जो पानी आएगा ना वो इससे ज्यादा दूर जाएगा। उसका कारण इसके ऊपर लिक्विड ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर लिक्विड कम है तो प्रेशर कम होगा, इसलिए इसका जो लिक्विड निकल के बाहर आ रहा है वो शॉर्ट डिस्टेंस तक जाना होगा क्योंकि कम प्रेशर लग रहा होगा, और इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लग रहा होगा इसलिए ज्यादा दूर पहुंच जाएगा। समझ रहे, मतलब ये अपनी वॉल्स में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं।
लिक्विड या फ्लूइड्स जिस भी कंटेनर में होंगे उसके बेस में भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और उनकी वॉल्स में भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, क्योंकि वो फ्लो भी होते हैं। सॉलिड तो क्या है, सिर्फ जहां रखा है उसके बेस में ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा, आजू बाजू प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्लो नहीं हो रहा है, वो अपनी जगह पे ही खड़ा हुआ है, राइट। तो वो बस अपने बेस पे ही प्रेशर क्रिएट करेगा सॉलिड। बट क्योंकि लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो, तो वो अपने आजू बाजू की वॉल्स में भी प्रेशर क्रिएट करेंगे। है ना क्लियर? बलून फुलाते तो हर तरफ से फुलता है ना, फिर नीचे से थोड़ा फुलेगा, साइड से ही फुलता है, क्योंकि उनका प्रेशर उनकी वॉल्स पे लगता है रबर की, तो वो इधर भी एक्सपैंड हो रहा है दोनों साइड से और नीचे भी एक्सपैंड हो रहा है प्रेशर। है ना क्लियर? ओके, फुल स्टॉप। प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी pressure exerted in any pressure exerted in any mass of liquid, any mass of liquid, pressure exerted in any mass of liquid is transmitted is transmitted is transmitted undiminished is transmitted undiminished undiminished DIMINISHED undiminished in all direction is transmitted undiminished in all direction। इसका मतलब हुआ अगर इसी हाइट में एक स्मॉल होल और कर दूं तो यहां से ही पानी उतना ही स्पीड से बाहर आएगा जितना कि यहां से आएगा। मतलब अगर सेम हाइट पे दो पॉइंट्स या दो होल्स क्रिएट करूंगा ना, बोथ विल हैव द सेम प्रेशर से लिक्विड बाहर आएगा दोनों, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर या फ्लूइड का प्रेशर यूनिफॉर्मली हर डायरेक्शन में इक्वल जाता है। ठीक है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगी, राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होगा लेफ्ट साइड में कम होगा। डिफरेंशिएशन तभी होगा बस जब हाइट कम ज्यादा है, जैसे कि यहां होगा। सेम हाइट पे दो होल करूंगा तो दोनों बराबर प्रेशर देंगे, पर अगर ऊपर नीचे होल्स है, नीचे में पानी का कॉलम ऊपर बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगेगा, यहाँ पे प्रेशर कम। तब यहाँ पे आप यूनिफॉर्म नहीं बोल सकते, नीचे प्रेशर ज्यादा लग रहा है, ऊपर प्रेशर कम लग रहा है, क्योंकि नीचे पानी का हाइट जो उसके ऊपर है बहुत ज्यादा है। वाटर कॉलम जो है ना उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा है और इसके ऊपर वाटर कॉलम कम है। यहाँ पे जो वाटर कॉलम और कम है, तो यहीं से ऐसे ही गिरेगा बस। चलो, इन ऑल डायरेक्शन, फुल स्टॉप। इन अदर वर्ड्स a fluid a fluid in other words a fluid exerts pressure in other words a fluid exerts pressure in all directions even upwards even upwards even upwards। नीचे तो समझ में आ रहा है, आजू बाजू भी समझ में आ रहा है, बट वो फ्लूइड ऊपर की तरफ भी फोर्स एक्सर्ट करेगा और इसी ऊपर की तरफ वाले फोर्स को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। थ्रस्ट तो फोर्स है ना, और अगर वो ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? अपथ्रस्ट। ठीक है, जैसे आप लोग मग डालते होगे पानी के बाल्टी में, तो मग अपना कुचल के बाहर आता है ना, तो क्यों आ रहा है? क्योंकि लिक्विड उसको ऊपर की तरफ भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अपथ्रस्ट, buoyancy। ठीक है, एंड आलो नेक्स्ट, buoyancy, BUOYANCY, buoyancy ये एक फिनोमिना है, फोर्स को buoyant फोर्स बोलते हैं, buoyancy। ठीक है, इसमें लिखना when a body floats or when a body floats or immerses in a liquid, when a body floats और immerses मतलब डुबाना, फ्लोट करेगा तो ऊपर ही रहेगा ना। मान लो कोई चीज अगर फ्लोट कर रही है किसी पानी में तो वो ऊपर ही रहेगी,
अगर वो डूब गई तो नीचे चली जाएगी, मतलब इमर्सिव मतलब पानी के अंदर चढ़ रहा है, डूब जा रहा है, इमर्स, सिंक। ओके, when a body floats or immerses in a liquid, comma, the pressure on the bottom surface is the pressure on the bottom surface is the pressure on the bottom surface is more than the pressure on the bottom surface is more than the pressure on the top surface. The pressure on the bottom surface is more than the pressure on the top surface, full stop, due to the difference in pressure, due to the difference in pressure, due to the difference in pressure, and upward force act on the body, due to difference in pressure, the upward force, and upward force, sorry, and upward force acts on the body. Full stop. This upward force is called, this upward force is called upthrust or buoyant force. BUOYANT, buoyant force. ठीक है, नेक्स्ट टाइम लिखना, ड्यू टू द अपथ्रस्ट exerted on the body by the liquid, due to the upthrust due to the upthrust exerted on the body by the liquid, due to the upthrust exerted on the body by the liquid, comma, the weight of the body appears to be, the weight of the body appears to be, the weight of the body appears to be less when the body is immersed in the liquid. The weight of the body appears to be less when the body is immersed in the liquid. इसका मतलब क्या हो, देखो, मान लो एक जार में आपने वाटर लिया हुआ है ना, आप किसी चीज को यहाँ पे इमर्स करा रहे हो, ठीक है, तो अगर वो अंदर चले जाएगा ना, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट ऑलवेज एट डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी भी अपन खड़े हैं, बैठे हैं, तो आपको का वेट नीचे ही लग रहा है, वैसे ही इस बॉडी का वेट भी नीचे ही लगेगा, बट लिक्विड सरफेस इसको एक अपवर्ड फोर्स भी अप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके कारण वेट नीचे की तरफ, अपथ्रस्ट ऊपर की तरफ। जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसका रिजल्टेंट सबट्रैक्ट करते हैं अपन, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स को पढ़ते थे ना अपन, कि जब दो फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को हम ऐड करते हैं, और अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम उसे सबट्रैक्ट करते हैं। तो देखो, रिजल्टेंट वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, तभी जब कोई बॉडी को अपन लिक्विड के अंदर इमर्स करते हैं तो उसका वेट थोड़ा कम हो जाता है। इट अपीयर्स टू बी लेस व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ठीक है, एक एग्जांपल लिखते हैं इसका, लिख रहा, फॉर एग्जांपल व्हेन वी इमर्स अ मग इनटू अ बकेट, फॉर एग्जांपल when we immerse a mug into a bucket of water, when we immerse a mug into a bucket of water, comma, the mug filled with water appears to be lighter,
the mug filled with water appears to be lighter as long as it is underwater. As long as it is underwater. ट्राई करना है इसको ना, नमक को ऊपर रख के उसका धक्का देना अंदर, धीरे धीरे पानी उसमें भरेगा और जैसे ही वो इमर्स हो जाएगा ना, वो बहुत जल्दी अंदर चला जाएगा, उसका वेट थोड़ा कम हो जाएगा। और जब आप उसी मग को बाहर निकालोगे, यू विल फील हेवी। तो एक और लाइन लिखना है इसमें, full stop. But when it is lifted up out of the water, but when it is lifted, but when it is lifted up out of the water, we feel that mug is heavier. We feel that mug is heavier. This shows that the weight of the body underwater. This shows that the weight of the body underwater is less than its weight. Is less than its weight. Is less than its weight when it is above the surface of water. When it is above the surface of water. When it is above the surface of water. Okay. क्योंकि एक बॉयंट फोर्स, एक अपथ्रस्ट आपकी बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, आपका वेट हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो रिजल्टेंट वेट कम होता है। दैट इज व्हाई वी फील लाइट व्हेन वी आर इनसाइड द वाटर। बाहर आने पे द बॉडी फील्स हेवियर। ठीक है, तो नेक्स्ट एक ट्रेंड दिखना, जो एक लाइन और लिखो उसमें, द buoyant force is equal to the buoyant force, जो फोर्स लग रहा है ना हमारे बॉडी के ऊपर अपर डायरेक्शन में, the buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced. The buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced. आप कोई चीज अगर पानी डालोगे तो पानी का लेवल बढ़ेगा ना, तो कहूंगा नहीं पानी से हाँ, पी गया पानी का, पानी कंकड़ डालता गया और पानी ऊपर आता गया, तो कंकड़ डाल रहा था तो पानी डिस्प्लेस हो रहा था ना, है ना, तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा कि मतलब बॉयंट फोर्स जितना लग रहा है ना उसके ऊपर, है ना, वो किसके बराबर होगा, जितना वो सॉलिड लिक्विड को डिस्प्लेस करे। जब वो ऊपर, जब वो अंदर आएगा तो सॉलिड का या लिक्विड का लेवल इंक्रीज होगा ना थोड़ा सा, तो दैट तो जो वेट लिक्विड का जितना डिस्प्लेस किया है वही बॉयंट फोर्स के बराबर होगा। समझे? द बॉयंट फोर्स व्हिच दैट ऑब्जेक्ट इज experiencing is equal to the weight of liquid this object has displaced. कितना लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया है अपनी ओरिजिनल जगह। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन डालना, फ्लोटेशन। फ्लोटेशन फ्लोटेशन कुछ ऑब्जेक्ट पानी में या लिक्विड में फ्लोट करते हैं, कुछ सिंक हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है? क्या कारण है कि आयरन का बना हुआ नेल, ठीक है,
वो डूब जाता है पानी में, बट उसी आयरन की बनी हुई शिप आराम से पानी में तैरती है। समझ रहे हैं ना? तो ऐसा क्या है दोनों में डिफरेंस की, एक फ्लोट हो रहा है और एक सिंक हो गया। डेंसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग कि वो लिक्विड या वो सॉलिड उस पर्टिकुलर लिक्विड से हेवियर है कि लाइटर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड पे फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी से कम है, इसलिए वो फ्लोट कर रहा है। अगर उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो वो सिंक हो जाएगा। है ना क्लियर? डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे ना तो डेंसिटी बढ़ाई जा सकती है, सॉरी कम की जा सकती है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दो तो डेंसिटी को कम किया जा सकता है। यही काम होता है आयरन शिप में। आयरन का नेल इतना पतला सा होगा और आयरन की शिप तो कितनी बड़ी है ना, इतना जगह भी है, कितना वॉल्यूम है उसका। तो हम उसी आयरन के शिप का वॉल्यूम बढ़ा के, अंदर बहुत एम्प्टी स्पेसेस भी है ना आयरन शिप के अंदर, तो वहां डेक रहता है, नीचे जब पूरा बेस रहता है उतना चौड़ा बनाया जाता है, अंदर बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस भी है, जिसके कारण उस पूरे शिप का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी, इसलिए वो शिप की डेंसिटी पानी से कम रहती है। दैट इज व्हाई दैट शिप फ्लोट्स। बट उसी आयरन का जो लेयर था वो डूब जाता है, क्योंकि उसका एरिया कम होता है, वॉल्यूम कम है, वो कम जगह ले रहा है। अगर वॉल्यूम कम होता है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए दैट आयरन नेल सिंक्स बट दैट शिप फ्लोट्स। ये पूरा खेल किसका है? डेंसिटी। तो इन शॉर्ट, जिस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो सिंक हो जाएगा, और जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो फ्लोट करेगा। समझ रहे हैं? लिखना इसमें, इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ बॉडी, if the density of the material of the body, if the density of the material of the body is less than that of density of water, if the density of the material of the body, जिस मटेरियल से वो बॉडी बनी हुई है, जैसे आयरन की बात करें तो एक नेल है जो आयरन का बना है, एक शिप है जो आयरन का बना है, ठीक है, is less than the that of density of water, comma, it floats. It floats. It floats. And in case, if the density of the material of the body is more than that of density of water, it sinks. देख लो पूरा अपने इसके ऊपर फ्लोटिंग पे लिख लो ना, इफ द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी इज लेस देन, अब मोर देन कर देना पूरा, और फ्लोट कराओ सिंक करा देना। या इट सिंक्स। तो भी फ्लोट करेगा पर थोड़ा सा अंदर जा, मतलब एक फ्लोट होना भी दो तरीके का, एक एकदम सरफेस पे रह के हो रहा है और एक थोड़ा सा इमर्स होके हो रहा है। एग्जांपल लिखना नीचे, द कॉर्क फ्लोट्स, द कॉर्क, कॉर्क वुड का बना है ना कॉर्क, द कॉर्क फ्लोट्स while the nail sinks, the cork floats while the nail sinks. Full stop. This is because of the difference in their densities. This is because of the difference in their densities. This is because of the difference in their densities.
Stop. The density of cork is lesser than the density of water. The density of cork is lesser than the density of water. The density of cork is lesser than the density of water. Stop. This means that the upthrust of water. This means that the upthrust of water. This means that the upthrust of water on the core is greater. The upthrust of water on the core is greater than the weight of the core. So it floats. So it floats. So it floats. देखो अपथ्रस्ट के टर्म से ही बोल सकते हैं, एक तो डेंसिटी के टर्म से बोल दिए कि अगर मटेरियल की डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर तो वो फ्लोट करेगा, सही है ना। और अगर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर होगा तो वो सिंक करेगा। दूसरा टर्म्स आप फ्लोटेशन के ये अपथ्रस्ट से भी इसको लिंक कर सकते हो। कैसे? मान लो एक सॉलिड है जो लिक्विड सरफेस में है, ठीक है, यहाँ पे खुद इसका वेट भी हो रहा होगा नीचे की तरफ और इसको एक अपवर्ड फोर्स भी लग रहा होगा लिक्विड से, बॉयंट फोर्स ऑफ थ्रस्ट। अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये फ्लोट करेगा, या ये अगर ज्यादा भी है तो भी ये फ्लोट करेगा, क्योंकि ये फोर्स अगर वेट से ज्यादा तो ये वेट को मतलब सब्सटेंस को नीचे आने नहीं देगा। वेट के कारण सब्सटेंस नीचे जा रहा है, अपथ्रस्ट के कारण सब्सटेंस ऊपर जा रहा है। तो अपथ्रस्ट ज्यादा होगा तभी ना वो फ्लोट कर रहा है, और अगर वेट ज्यादा होगा अपथ्रस्ट से तो वो सिंक कर जाएगा। ऐसे ही बोल सकते हैं। तो लास्ट टाइम क्लियर हो क्या लिखिए? द अपथ्रस्ट ऑफ वाटर ऑन द कॉर्क इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द कॉर्क। वेट कम है कॉर्क का और अपथ्रस्ट ज्यादा लगता है। ऐसे ढक्कन की बात करूं मैं, कॉर्क भी तो ऐसे ढकने रहेगा ना मटेरियल, है ना। अगर इसको भी डालेंगे तो ये भी आपके पानी में फ्लोट करेगा, क्योंकि इसका अपथ्रस्ट, इसको जो अपथ्रस्ट मिलेगा पानी से वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू इट्स वेट, इसलिए फ्लोट कर। और अगर इसका वेट ज्यादा हुआ, वही बॉटल के साथ फेंक दो इसको, मतलब पानी भरा हुआ बॉटल फेंक दो, अल्टीमेटली ये सिंक हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इसका वेट ज्यादा हो जाएगा। समझ रहे? अपथ्रस्ट सिंक। ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखना, द डेंसिटी ऑफ द आयरन नेल इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। द डेंसिटी ऑफ आयरन नेल्स, the density of iron nails is more than the density of water. This means that क्या लिखेंगे आगे? ऊपर लिखे हो, upthrust of water on cork is greater than its weight, लिखे है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? upthrust of water on nail is lesser than its weight, so it sinks. कंप्लीट करो सेंटेंस पूरा। समझ लो क्या बोल रहा हूँ? इसके पहले कॉर्क के लिए लिखे ना कि कॉर्क में अपथ्रस्ट ज्यादा लग रहा होगा उसके वेट से, तभी वो फ्लोट कर रहा है। नेल में अपथ्रस्ट कम लग रहा होगा उसकी वेट के कंपैरिजन में, इसलिए वो सिंक हो गया। अरे लिखने बोला हूँ कुछ और सभी को बोला क्या लिखना है? दिस मीन्स दैट के बाद
ठीक है, ये तो अपन ने वाटर लिया, ये हर लिक्विड के लिए ट्रू है, हर लिक्विड के लिए ट्रू है ये चीज कि जिस भी लिक्विड में मुझे किसी को फ्लोट कराना है तो उस मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड से कम होनी चाहिए, और अगर सिंक करवाना है तो उस मटेरियल की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा उससे। अभी तो हमने वाटर की बात की है ना, बट दिस सेम कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल द लिक्विड्स, सब लिक्विड के लिए ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है। ठीक है, एनसीईआरटी लगे हो गया। हाँ, निकालो, उसमें एक इंडेक्स क्वेश्चन होगा, देखो पेज नंबर 141 में, जल्दी देखो। मेरा 140 141 क्या है पहला क्वेश्चन? Why is it difficult to hold a school bag having a strap made of a thin and strong string? ये वो प्रेशर वाला था ना, मैंने दिखाया भी था आपको कि अगर एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर कम फील होगा, एरिया कम रखोगे तो प्रेशर ज्यादा फील होगा। तो स्कूल के जो बैग में जो स्ट्रैप्स होते हैं वो चौड़े क्यों होते हैं? ताकि उनका एरिया बढ़ जाए, शोल्डर में जो एरिया कवर कर रहे हैं वो बढ़ जाए, ताकि आपके शोल्डर में प्रेशर कम आए। और वो अगर आप पतली सी स्प्रिंग लगाओगे एक स्ट्रैप की जगह, तो वो पतली सी स्प्रिंग का एरिया कम होगा, दैट विल क्रिएट मोर प्रेशर ऑन दैट पॉइंट, तो आपको शोल्डर ज्यादा पेन होगा इन कंपैरिजन टू अ बैग विद अ वाइड स्ट्रैप। समझ रहे हैं? इतना इसका आंसर, पेज नंबर डाल दो, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर डाल लेना, साथ साथ में करते चलते हैं। इसका और कोई इंडेक्स क्वेश्चन तो नहीं छोड़ा था पीछे? नहीं ना? ठीक है। हाँ, 10.6 एग्जाम्पल आप लोग देखोगे, 10 पॉइंट, ये ब्रिक वाला मैंने बताया था लास्ट क्लास में, याद है? ब्रिक का ये गुड है बस, एग्जाम्पल 10.6 अब देखेंगे अपने से, ठीक है? उसके बाद का जल्दी से ये दोनों क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हाँ, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन में, इसका आंसर लिखो। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ बैग हैविंग अ थिन स्ट्रिप, it is difficult to hold a school bag having a thin strap, having a thin strap because 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 the pressure on the shoulder is, because the pressure on the shoulder is, because the pressure on the shoulder is quite large, because the pressure on the shoulder is quite large. मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ, ऐसा लार्ज क्यों प्रेशर हुआ, तो कारण लिखते हैं, दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज, दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज, दिस इज बिकॉज द प्रेशर इज inversely proportional to the surface area. The pressure is inversely proportional to the surface area, inversely proportional to the surface area on which the force acts, on which the force acts. Pressure is inversely proportional to the surface area on which the force acts, full stop. The smaller is the surface area, the smaller is the surface area, the smaller is the surface area, comma, the larger will be the pressure on the surface. The smaller is the surface area, the larger will be the pressure on the surface. The larger will be the pressure on the surface. Right? The smaller the surface area, the larger will be the pressure on the surface. Full stop. In the case of a thin strap, 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 comma, the contact surface area is very small. The contact surface area is very small.
The contact surface area is very small. The contact surface area is very small. Hence, the pressure exerted on the shoulder is very large. Hence, the pressure exerted on the shoulder is very large. Hence, the pressure exerted on the shoulder is very large. समझ गए? अगला क्वेश्चन पढ़ो. What do you mean by buoyancy? तो अभी लिखे अपन buoyant force में. It is the upward force exerted by the liquid on any object. It's the buoyant force. और ये phenomena को क्या बोलते हैं? Buoyancy. लिख लो. क्वेश्चन नंबर 2 उसी पेज का. The upward force exerted by a liquid on an object. The upward force exerted. The upward force. इसी को upthrust भी नाम दिए थे ना. The upward force exerted by a liquid on an object. By a liquid on an object. Immersed in it. Immersed in it. Is known as buoyancy. Is known as buoyancy. Okay. Full stop. When you try to immerse an object in water, when you try to immerse an object in the water, when you try to immerse an object in water, when you try to immerse an object in water, comma, then you can feel an upward force, then you can feel an upward force exerted on the object. Then you can feel an upward force exerted on the object. Then you can feel an upward force exerted on the object, which increases as you push the object deeper. Which increases as you push the object deeper. आप अगर ऑब्जेक्ट को और ज्यादा डीप करोगे तो और ज्यादा उसके ऊपर अपथ्रस्ट अप्लाई होगा, buoyant force अप्लाई होगा. ठीक है? नहीं, सिंक अपने आप होता है, इमर्स हम कर रहे हैं, है ना. जस्ट टू स्टडी द buoyant force, हम ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं ताकि हम अपने हाथ में वो फोर्स फील कर पाए. डूबना अंतर है ना दोनों में. थर्ड क्वेश्चन नहीं लिख पा रहा था, पढ़ लो बस, अभी अपन पढ़े उस चीज को ना. Why does an object float or sink when placed on the surface of water? है ना, ये हो जाएगा हमारा पार्ट. एग्जांपल भी देना कॉर्क और नेल का. एक ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है बिकॉज उसका डेंसिटी उस लिक्विड से, या वाटर दिया है तो वाटर बोला है ना, तो वाटर से उसका डेंसिटी कम है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है. और कोई ऑब्जेक्ट सिंक हो रहा है इसका मतलब उसका डेंसिटी वाटर से ज्यादा है. या फिर अपथ्रस्ट पानी का जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है वो ज्यादा है इसलिए वो फ्लोट कर रहा है, और अपथ्रस्ट पानी का उस ऑब्जेक्ट में कम लग रहा है वेट से इसलिए वो सिंक हो गया. आप ये दोनों चीजें बताओ. एग्जांपल जरूर दो ना. कॉर्क का एग्जांपल और नेल का एग्जांपल देगा. नेल और शिप का एग्जांपल दे सकते हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला हिंट डालना. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ARCHIMEDES. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अभी मैंने बात की है कि आप ऑब्जेक्ट को नीचे डालते हो तो वो पानी के अंदर का उसका वेट कम हो जाता है. तो अभी अपन बात की ना कि जितना वेट को लिक्विड पर डिस्प्लेस कर रहा है उतना ही फोर्स उसको लग रहा होगा. buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced. ठीक है.
चलो इसी को लिखते हैं, देखो व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, when a body is immersed in a fluid, it experience an it experience an it experience an apparent loss of weight. Apparent, APPARENT. When a body is immersed in fluid, it experiences a it experiences a and sorry it experiences an apparent loss of weight, क्योंकि उसको उसका वेट नीचे, अपवर्ड फोर्स ऊपर की तरफ, तो वेट से माइनस हो जाएगा ये, तो आपको थोड़ा सा वेटलेस फील तो नहीं होगा, बट थोड़ा वेट कम फील होगा। वेटलेस मतलब तो जीरो वेट बोल लोगे ना, जीरो वेट नहीं होगा, वेट होगा बट कम हो जाएगा वेट। अपैरेंट लॉस इन वेट वही लिखा हुआ है, ठीक है। अपैरेंट इसलिए लिखा है क्योंकि उसको उसका एक्चुअली वेट कम नहीं हुआ है, आप बाहर निकालो उसका वेट उतना ही, पानी के अंदर उसका वेट थोड़ा लॉस हुआ, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय अपैरेंट लॉस ऑफ वेट। रियल लॉस नहीं हुआ उसका वेट का, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ ना। जब तक वो पानी के अंदर वो बॉडी इमर्स है तब तक ही उसका वेट कम लग रहा है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसके कारण उसका वेट कम हो गया, ठीक है। अब वही अनरियल, जो रियल नहीं, ठीक है। जैसे हमारा वजन कम होता है दैट इज एक्चुअली रियल लॉस ऑफ वेट, पर अगर मैं मून में चले जाऊं तो वहां आई फील लिटिल, तो वहां पे मुझे वेट थोड़ा कम फील होगा ना अपना, तो वो एक्चुअली सिर्फ अपेरेंटली उस समय के लिए बस वेट कम है ना, फिर से अपना आगे मेरा वेट वही आएगा। हमने पढ़ा ना ग्रेविटी में भी कि अर्थ में ग्रेविटी ज्यादा है इसलिए वेट ज्यादा है, पर अगर मैं मून में चले जाऊं तो वहां मेरा वेट कम होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इन मून। ये मेरा वेट एक्चुअली में कम नहीं हुआ है, तो मून की ग्रेविटी कम है इसलिए वेट कम लग रहा है, वापस अर्थ आ जाऊंगा तो वेट उतना ही रहेगा जितना पहले था, समझे। तो वहां जाने पे जो लॉस हुआ ना उसको अपन अपेरेंट लॉस बोलते हैं, जो बस कुछ समय के लिए ही है, ठीक है। ओके, तो इट एक्सपीरियंसेस एन अपैरेंट लॉस ऑफ वेट which is equal to the weight of liquid displaced, which is equal to the weight of the liquid displaced, which is equal to the weight of the liquid displaced. ये तीनों चीजें रिलेटेड है। अभी अपन पीछे क्या पढ़े थे कि अपथ्रस्ट या बॉयंट फोर्स का मतलब क्या होगा, is equals to the weight of liquid displaced, ठीक है। और अभी हमने लिखा है कि जो अपेरेंट लॉस है वेट का, लिखा इसको, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये जो अपेरेंट लॉस है ये अपथ्रस्ट के कारण तो हो रहा है। मान लो आपका वेट 50 है नीचे की तरफ जो है, और ऊपर से फोर्स लग रहा है 10 का ऊपर की तरफ, तो लॉस कितने का हुआ, 10 का लॉस हुआ। आप जब रिजल्टेंट निकालोगे इसका तो आप एक्चुअली आपका वेट 50 माइनस 10 हो गया है, अंदर पानी के, बाहर थे आप तब 50 था, पानी के अंदर घुसे तो 10 अपोज हुआ ना, तो आपका अपेरेंट वेट कितना हो गया, मतलब अभी का वेट कितना हो गया 40, लॉस कितना हुआ है 10 का, और ये लॉस किसके बराबर है, अपथ्रस्ट के बराबर है, और ये किसके बराबर होगा, इतना ही लिक्विड का वेट डिस्प्लेस करेगा आपका वो सॉलिड। ये तीनों चीजें बराबर है, दैट अपथ्रस्ट is equal to the loss of weight is equal to the weight of liquid displaced। जिस भी लिक्विड में उस ऑब्जेक्ट को इमर्स किया गया होगा उसका लिक्विड का जो वेट डिस्प्लेस हुआ है वो उसके बराबर होगी। ये तीनों चीज इक्वल है आपस में, समझ रहे हो। फिर से बता रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को डुबाया अंदर, वेट उसका ज्यादा था पहले, अंदर जाने के बाद उसको नीचे से फोर्स लगा अपथ्रस्ट, जिससे उसका वेट कम हुआ क्योंकि माइनस करना पड़ा हमें रिजल्टेंट वेट निकालने के लिए। तो जितना लॉस हुआ है वेट का वो किसके बराबर होगा, जितना आपने जितना आपको अपथ्रस्ट मिला है, और यही इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेसमेंट। पानी ऊपर भी आया है ऑब्जेक्ट डालने से, तो कितना पानी कितना वेट लिक्विड का ऊपर आया है उसको यही
तीनों के इक्वल को अपन आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ रहे? तो अपथ्रस्ट experienced by a object is equal to the weight of liquid displaced. या अपथ्रस्ट की जगह आप बोल सकते हो the apparent loss of weight is equal to the weight of liquid displaced. Clear है? ठीक है, आपकी बुक में शायद एक एक्टिविटी भी दी गई है आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझाने के लिए। देखो नेट पे आपको क्या एक्टिविटी, हाँ अभी वो तो पूरा अच्छे से नहीं दिया है, एक और दिखाता हूँ। वेट मशीन रखते हैं उसके चढ़े तो वेट हाँ देखो, जब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका वेट बाहर कितना दिख रहा है आपको 5 kg, ठीक है। इसको जब अंदर डाले पानी के तो इसको अपथ्रस्ट मिला ना, जितना भी मिला होगा अपथ्रस्ट, नीचे क्या लिखा है मत देखना, पर उससे इसका वेट कितना हो गया, ठीक हुआ ना, यस ना? तो अब लॉस कितने का हो गया 2 kg पर, इतना ही एक्चुअली उसको नीचे से फोर्स मिल रहा है, क्लियर। और इतना ही लिक्विड देखो उसने डिस्प्लेस भी किया, यहाँ पे छेद बना दी जिस लेवल पे, जैसे इसको डुबाओगे उस छेद से पानी यहाँ नीचे गिरना चालू होगा, 2 किलो पानी नीचे भी आएगा। ये तीनों चीजें बराबर होंगी, अपैरेंट लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ में आ रहा है? 2 kg का लॉस हुआ, 2 kg अपथ्रस्ट लगा रहे थे, नीचे से लिक्विड ने लगाया अपने आप, हम नहीं लगाते ना, ये लिक्विड खुद लगाता है हमारे वेट, हमारे बॉडी के ऊपर, उसके कारण ही वेट का लॉस हुआ। वेट का लॉस के कारण अपथ्रस्ट नहीं लगा है, अपथ्रस्ट लगने के कारण वेट में लॉस आया है, समझ रहे? और वो बॉडी को इमर्स करने से लिक्विड डिस्प्लेस हुई है, हमें क्लियर? तो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, जितना अपथ्रस्ट लगा है, उतना ही वेट का लॉस हुआ है। इसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, समझ रहे? क्लियर है सबको? जो लिखे हैं वो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना? When a body is immersed in a fluid, it experiences an apparent loss of weight, और वो apparent loss of weight कितने का था, 2 किलो का लॉस हुआ है, that is equal to the weight of liquid displaced, and that is also equal to the upthrust applied by the liquid to that object, buoyant force। क्लियर है? ठीक है, चलो कुछ नोट करके पॉइंट्स लिखना, नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखो इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। फर्स्ट पॉइंट लिखना, when a body is immersed either partially, when a body is immersed either partially or fully in a liquid, partially or fully in a liquid, it experiences an upthrust, it experiences an upthrust or buoyant force। जो लिख रहे समझ में आ रहा है ना? It experiences an upthrust or buoyant force। buoyant force के ब्रैकेट में लिखना FB, F कैपिटल और B कैपिटल बट सब्सक्रिप्ट में रहेगा ऐसे, इसका मतलब है buoyant force, ठीक है। तो when an object is immersed either partially or fully in a liquid, it experiences an upthrust or buoyant force, that is FB, full stop। This upthrust is equal to, this upthrust is equal to, this upthrust is equal to
द वेट इज इक्वल टू द वेट ब्रैकेट में WL, वेट WL ऑफ द लिक्विड, वेट WL लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देना, ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, displaced by the body, displaced by the body, that is FB is equals to WL, and weight is equals to, sorry, FB is equals to WL। और देखो वेट को अपन ने ग्रेविटी में पढ़ा ना, m इंटू जी होता है, याद है वेट क्या होता है, m इंटू जी होता है। और मास क्या होता है, अगर डेंसिटी टर्म से बात करूं मैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास की जगह आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकते हो। तो अगेन ये फॉर्मूला क्या होगा, चेंज होके FB इज इक्वल्स टू WL इज इक्वल्स टू V इंटू D इंटू G। समझ रहे हो, V इंटू D कहां से आया, M की जगह, M कहां से आया, W की जगह mg लिखते, समझ रहे हो। ये लिखने का अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ ब्रैकेट में आप लोग ऐसा लिख लेना, W m इंटू जी के बराबर होता है और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ये दोनों रिलेशन यूज करके ये आए, इसको DL लिख लेना, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड। लिक्विड का डेंसिटी तो होगा, तो सब्सटेंस का भी डेंसिटी होगा, हर सब्सटेंस का डेंसिटी होता है, हर चीज का डेंसिटी होता है, ठीक है। तो अपन ने डेंसिटी के टर्म्स में लिखा उसको, buoyant force is equal to the weight of the liquid displaced, और वो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, और m का फॉर्मूला डेंसिटी के टर्म्स में d इंटू डी, ठीक है। नोट कर लो उसको, लिख लेना नीचे, वेयर dl क्या है, dl इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, dl है आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और V है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। W के लिए मैंने L लिया है ना, वेट ऑफ द लिक्विड, वैसे ये डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, क्योंकि चीज जो सब्सटेंस अपन इमर्स कर रहे हैं उसकी भी तो डेंसिटी होगी ना, तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके नीचे L लगा दिया, ताकि समझ में आ जाए कि ये जो डेंसिटी है सब्सटेंस की नहीं है, लिक्विड की, और आपका बॉयन फोर्स लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक है, WL क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, यही आपके बॉयलेंट फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। एक लाइन और लिखना नीचे, apparent weight of a body in liquid, apparent weight of the body in a liquid, apparent weight of a body in a liquid is equals to, apparent weight of a body in a liquid is equals to apparent weight of a body in a liquid is equals to true weight minus true weight minus WL, WL मतलब weight of the liquid lost, नीचे गिरा ना, वही तो टू था ना, देख डायग्राम कैसे, देखो ये 2 kg का और इतना ही, तो अपैरेंट वेट निकालने के लिए अपन ट्रू 5 माइनस 2 करूंगा तो अपैरेंट वेट 3 आ जाए। इस एग्जांपल के हिसाब से मेरा अपैरेंट वेट कितना है निकालने के लिए, 5 उसका ट्रू वेट है
और वेट ऑफ द लिक्विड लॉस है 2, तो अपैरेंट वेट कितना आया 3। समझिए, अपैरेंट वेट इज इक्वल्स टू ट्रू वेट माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, WL। और उसको निकालने का फॉर्मूला है BDG, V इंटू D इंटू, ठीक है। एक और लिखना, एक पॉइंट और, लॉस इन वेट व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड, लॉस इन वेट, loss in weight when a body is immersed in a liquid, loss in weight when a body is immersed in a liquid is equal to a sign, ये Fp के बराबर होता है और ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होता है। जो अपना आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ऊपर स्टेटमेंट लिखा है उसका ये पूरा इक्वेशन है। Loss in weight of the substance is equals to buoyant force, which is equals to weight of the liquid displaced। 3 चीजें बराबर बोला ना मैंने, वेट कितना कम हुआ है इसके बराबर होगा वो buoyant force कितना अप्लाइड हुआ है, और किसके बराबर होगा जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। समझ गए? ठीक है, तो आज यहीं तक रहते हैं। एक क्लास और करके चैप्टर खत्म कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल खत्म हो जाएगा चैप्टर मंडे को, ठीक है। उसके बाद फिर हम वर्क एनर्जी पावर चालू करते हैं।